जब बीरबल ने दूध में मिली हुई धोखाधड़ी को पकड़ लिया। एक दिन एक गरीब दूधवाला रोता हुआ अकबर के दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मैं मेहनत से दूध बेचकर अपने परिवार का पेट पालता हूँ, लेकिन कुछ बड़े व्यापारी मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। वे दूध में पानी मिलाकर उसे ऊंची कीमतों पर बेचते हैं, जबकि मैं शुद्ध दूध बेचता हूँ। इस वजह से लोग अब मुझसे दूध नहीं खरीदते और मैं बर्बाद हो गया हूँ। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि वे दूध में पानी मिलाते हैं? दूधवाले ने सिर झुका लिया, जहां पनाह, मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि वे ऐसा कर रहे हैं। अगर आप न्याय नहीं करेंगे तो गरीब लोग कभी भी ईमानदारी से नहीं जी पाएंगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह एक गंभीर मामला है। हमें इसे हल करना होगा। तुम इस धोखाधड़ी को पकड़ने के लिए कोई उपाय सोचो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं इस धोखाधड़ी को पकड़ने का तरीका निकाल लूंगा। अगले दिन बीरबल ने पूरे शहर में घोषणा करवा दी कि आज रात बारिश होगी और सभी को अपने घरों के बाहर एक एक बाल्टी दूध रखना होगा। बादशाह चाहते हैं कि प्रजा अपनी श्रद्धा दिखाए और इस दूध को सुबह यमुना नदी में बहा दिया जाए, ताकि राज्य की समृद्धि बढ़े। यह सुनकर सभी दूध बेचने वाले और व्यापारी चौंक गए। उन्होंने सोचा कि यह तो एक बेहतरीन मौका है। अगर पूरी जनता अपने घरों के बाहर दूध रखेगी तो कोई यह देख नहीं पाएगा कि असल में उसमें दूध है या सिर्फ पानी। अगली सुबह बीरबल और अकबर अपने सैनिकों के साथ पूरे नगर में घूमने निकले। उन्होंने देखा कि ज्यादातर बाल्टियों में केवल पानी भरा था। दूध की मात्रा बहुत कम थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह देखिए, यही इस बात का सबूत है कि दूध में पानी मिलाया जा रहा है। इन व्यापारियों को लगा कि अगर हर कोई दूध रखेगा तो उनका पानी किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन सभी ने यही सोचा और नतीजा यह हुआ कि बाल्टियों में केवल पानी भरा रह गया। अकबर समझ गए कि कौन कौन लोग दूध में पानी मिलाकर बेच रहे थे। उन्होंने तुरंत उन सभी व्यापारियों को बुलाया और कड़ी सजा दी। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम सबकी बेईमानी अब साबित हो चुकी है। तुमने गरीबों के साथ अन्याय किया और प्रजा को धोखा दिया। अब तुम्हें दंड दिया जाएगा। तुम्हें जितना लाभ गलत तरीके से मिला उतना ही जुर्माना भरना होगा और जनता को आने वाले 1 महीने तक मुफ्त शुद्ध दूध देना होगा। सभी व्यापारी सिर झुकाकर खड़े हो गए और अपनी गलती मान ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धोखा चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, लेकिन सच हमेशा सामने आ ही जाता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी होती है और बेईमानी का अंत एक दिन जरूर होता है। बीरबल और तीनों सेवक। जब अकबर ने सबसे वफादार सेवक खोजने को कहा। बादशाह अकबर के दरबार में बहुत से नौकर और सेवक थे जो उनकी सेवा में दिन रात लगे रहते थे, लेकिन अकबर के मन में हमेशा यह सवाल रहता था कि उनमें से सबसे वफादार सेवक कौन है। उन्होंने कई बार सोचा कि कैसे पता लगाया जाए कि कौन उनका सबसे सच्चा और ईमानदार सेवक है। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे पास कई सेवक हैं, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि इनमें से सबसे वफादार कौन है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे साबित करने का कोई तरीका ढूंढो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह काम थोड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। मैं एक परीक्षा लूंगा और खुद पता लगाऊंगा कि कौन सबसे वफादार है। बीरबल ने महल के 3 मुख्य सेवकों को बुलाया। एक राजू, जो महल की सफाई और व्यवस्था का काम देखता था। 2 रामलाल, जो अकबर के भोजन और रसोई की देखभाल करता था।
3 फिरोज, जो अकबर के कपड़े और महल की अन्य जरूरतों का ध्यान रखता था। बीरबल ने तीनों से कहा, तुम्हें आज रात बादशाह सलामत के लिए एक खास काम करना होगा। लेकिन याद रखना, यह परीक्षा तुम्हारी वफादारी की परख करने के लिए है। बीरबल ने तीनों सेवकों को अलग अलग बुलाया और एक एक करके उनके सामने सोने की एक एक थैली रख दी। उन्होंने कहा, तुम्हें यह सोने की थैली दी जा रही है, लेकिन इस शर्त पर कि तुम इसे तब तक अपने पास रख सकते हो जब तक तुम जहांपनाह से इसके बारे में नहीं बताते। अगर तुम इसे अपने पास ही रखते हो और किसी को नहीं बताते तो यह पूरी तरह तुम्हारी होगी। तीनों सेवक यह सुनकर हैरान रह गए। बादशाह को तो कभी पता ही नहीं चलेगा, यह तो मेरी किस्मत है, और उसने चुपचाप सोने की थैली अपने पास रख ली। रामलाल थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसने सोचा कि बीरबल मजाक कर रहे होंगे। उसने भी सोने की थैली रख ली और तय किया कि बाद में देखा जाएगा। फिरोज ने थोड़ी देर सोचा और फिर बीरबल से बोला, अगर यह बादशाह सलामत का धन है तो मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। यह गलत होगा। मैं यह वापस करना चाहता हूँ। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिए और तीनों को जाने दिया। दूसरी परीक्षा, ईमानदारी की कसौटी। अगले दिन अकबर ने तीनों सेवकों को बुलाया और पूछा, बीरबल ने तुमसे कोई खास काम कराया था? राजू और रामलाल ने सिर झुका लिया और झूठ बोला, नहीं जहांपनाह, हमें कोई खास काम नहीं दिया गया। लेकिन फिरोज ने झुककर कहा, जहांपनाह, बीरबल साहब ने मुझे सोने की थैली दी थी, लेकिन मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता था। यह आपका धन है और मैं इसे लौटाना चाहता हूँ। अकबर ने यह सुनकर राजू और रामलाल की ओर देखा, लेकिन वे दोनों डर के मारे कुछ नहीं कह पाए। बीरबल ने एक आखिरी परीक्षा ली। उन्होंने एक सैनिक से कहा कि वह दरबार में दौड़ते हुए आए और घबराकर कहे, जहांपनाह, शाही खजाने में आग लग गई है, जल्दी चलिए। यह सुनते ही राजू और रामलाल घबरा गए और भागने लगे ताकि वे अपना सोना बचा सकें। लेकिन फिरोज वहीं रुका रहा और अकबर के पास खड़ा हो गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यही आपकी परीक्षा का परिणाम है। यह साबित हो चुका है कि सबसे वफादार सेवक कौन है। अकबर ने गुस्से से राजू और रामलाल की ओर देखा और आदेश दिया कि उन्हें सेवा से हटा दिया जाए। फिर उन्होंने फिरोज को शाही सेवक घोषित किया और इनाम में सोने की 2 थैलियां दी। उन्होंने कहा, वफादारी केवल जुबान से नहीं बल्कि कर्मों से साबित होती है। फिरोज ने अपने हर कदम से अपनी ईमानदारी और निष्ठा सिद्ध की है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची वफादारी और ईमानदारी किसी भी परीक्षा में खरी उतरती है। लालच और झूठ का अंत हमेशा बुरा ही होता है, लेकिन सच्चाई और निष्ठा का फल हमेशा अच्छा मिलता है। बीरबल ने नकली ज्योतिषी का। एक दिन एक अजनबी दरबार में आया और बादशाह अकबर से बोला, जहांपनाह, मैं एक प्रसिद्ध ज्योतिषी हूँ। मैं लोगों का भविष्य बता सकता हूँ, उनके जीवन की हर घटना पहले से ही देख सकता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो मैं उसका सही उत्तर दे सकता हूँ। अकबर को इस व्यक्ति की बातों पर संदेह हुआ, लेकिन वे उसे परखना चाहते थे। उन्होंने पूछा, अगर तुम सच में इतने महान ज्योतिषी हो तो बताओ कि कल मेरे दरबार में कौन आएगा। ज्योतिषी कुछ सोचने लगा और फिर बोला, जहांपनाह, कल आपके दरबार में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आएगा जो आपके राज्य के भविष्य को प्रभावित करेगा। अकबर इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति सच में ज्योतिषी है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच जानने के लिए हमें इसे एक परीक्षा देनी होगी। बीरबल ने ज्योतिषी से पूछा, अगर तुम सच में भविष्य देख सकते हो तो यह बताओ कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी।
ज्योतिषी थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, बीरबल, मेरी मृत्यु एक बहुत ही दुर्लभ दिन पर होगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उस दिन का खुलासा किया जाए, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन मैं यह देखना चाहता हूं कि तुम्हारी भविष्यवाणी कितनी सटीक है। चलो, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। बीरबल ने फिर पूछा, क्या तुम यह बता सकते हो कि अभी तुम्हारी जेब में कितने सिक्के हैं? ज्योतिषी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मेरी जेब में 7 सोने के सिक्के हैं। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे ज्योतिषी की जेब की तलाशी लें। जब उसकी जेब की तलाशी ली गई तो उसमें केवल 3 सिक्के निकले। बीरबल अकबर की ओर देखकर बोले, जहांपनाह, यह व्यक्ति दावा कर रहा था कि वह भविष्य देख सकता है, लेकिन इसे अपनी ही जेब में कितने सिक्के हैं, यह नहीं पता। यह कैसे एक सच्चा ज्योतिषी हो सकता है? यह सुनकर दरबार में ठहाके लगने लगे। नकली ज्योतिषी शर्मिंदा हो गया और अपनी गलती मानने लगा। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने हमारे दरबार और प्रजा को धोखा देने की कोशिश की, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बीरबल बोले, जहांपनाह, ऐसे नकली लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई और इस तरह से भोले लोगों को धोखा न दे सके। अकबर ने आदेश दिया कि उस नकली ज्योतिषी को नगर से बाहर निकाल दिया जाए और जनता को सचेत किया जाए कि वे ऐसे लोगों के झांसे में न आएं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर किसी पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा तर्क और बुद्धिमत्ता से किसी की सच्चाई परखनी चाहिए, जैसे बीरबल ने किया। नकली लोग कितनी भी चालाकी कर लें, लेकिन सच हमेशा सामने आ ही जाता है। बीरबल का अनोखा न्याय। जब बीरबल ने 2 भाइयों की लड़ाई को सुलझाया। एक दिन दरबार में 2 भाई अपना झगड़ा लेकर आए। दोनों का नाम राजू और रामू था। वे अपने पिता की संपत्ति को लेकर लड़ रहे थे। राजू बोला, जहांपनाह, मेरे पिता ने मरते समय कहा था कि यह जमीन मेरी होगी। रामू इसे जबरदस्ती लेना चाहता है। रामू ने विरोध किया, नहीं बीरबल, पिताजी ने मुझे भी बराबर का हिस्सा देने की बात कही थी। लेकिन राजू पूरी जमीन हड़पना चाहता है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम ही इनका न्याय करो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, अगर तुम दोनों इस जमीन को चाहते हो तो मैं इसे आधा आधा बांट दूंगा। राजू खुश हो गया, लेकिन रामू उदास हो गया। बीरबल ने तुरंत देखा कि रामू की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रामू से पूछा, क्या तुम्हें यह फैसला पसंद नहीं आया? रामू बोला, बीरबल जी, मैं यह जमीन चाहता था, लेकिन मेरे लिए इसका आधा हिस्सा लेना मुश्किल है। यह जमीन हमारे पिता की निशानी है। इसे काटकर आधा आधा करना सही नहीं होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब सच्चाई सामने आ गई। असली वारिस वही होता है जिसे अपनी विरासत के टुकड़े नहीं बल्कि उसका सम्मान चाहिए। रामू, यह जमीन तुम्हें मिलनी चाहिए। राजू चौंक गया और गुस्से से बोला, यह गलत है। बीरबल बोले, अगर तुम्हें वास्तव में इस जमीन से प्यार होता तो तुम इसे बांटने के लिए तैयार न होते। लेकिन तुम्हें सिर्फ जमीन चाहिए थी, उसका सम्मान नहीं। इसलिए न्याय रामू के पक्ष में होगा। अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, बीरबल, तुम्हारा न्याय हमेशा अनोखा और निष्पक्ष होता है। तुमने फिर से साबित कर दिया कि सच्चा न्याय बुद्धिमत्ता से किया जाता है। रामू ने खुशी खुशी जमीन स्वीकार की और वादा किया कि वह अपने भाई की भी देखभाल करेगा। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी भाई से माफी मांग ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच में आकर कभी गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। सच्चा हकदार वही होता है
जो किसी चीज की कीमत सिर्फ उसके टुकड़ों में नहीं बल्कि उसकी भावनात्मक और नैतिक अहमियत में देखता है। जब बीरबल ने अकबर को हंसाने के लिए एक अनोखी योजना बनाई, उनके दरबार में हंसी मजाक का माहौल कम ही रहता था। जब दरबार में कुछ दिनों तक अकबर को उदास और गंभीर देखा गया, तो सभी दरबारी भी सहमे सहमे रहने लगे। बीरबल को यह देखकर चिंता हुई। उन्होंने सोचा, अगर बादशाह सलामत हमेशा इतने गंभीर रहेंगे तो दरबार का माहौल बोझिल हो जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे जहांपनाह खुलकर हंसें। बीरबल ने एक मजेदार योजना बनाई। उन्होंने नगर के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों, नटों और मस्खरों को बुलाया और उन्हें खास निर्देश दिए। अगले दिन जब दरबार लगा तो अचानक एक अजीब सा दृश्य देखने को मिला। सबसे पहले एक व्यक्ति दरबार में दौड़ता हुआ आया और घबराए हुए स्वर में बोला, जहांपनाह, बहुत बड़ा संकट आ गया है। हमारा राज्य संकट में है। अकबर चौंक गए और गंभीर स्वर में बोले, क्या हुआ? किस बात का संकट? उस व्यक्ति ने डरते हुए कहा, जहांपनाह, संकट बहुत अजीब है। हमारे राज्य की सारी मुर्गियां अजीब तरह से नाच रही हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा कि यह क्यों हो रहा है। अकबर को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा और बोले, यह कैसी अजीब बात है? क्या कोई मजाक कर रहा है? इस पर बीरबल गंभीर चेहरा बनाकर बोले, जहांपनाह, यह बहुत गंभीर मामला है। हमें खुद जाकर देखना चाहिए। जैसे ही अकबर ने बीरबल की बात मानी, तभी दरबार के बाहर से एक और व्यक्ति भागता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, अब तो और भी अजीब समस्या हो गई। हमारे राज्य के सभी ऊंट उल्टे चलने लगे हैं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या ऊंट उल्टे चलने लगे? यह कैसे संभव है? इससे पहले कि अकबर कोई और सवाल पूछते, तभी कुछ और लोग दरबार में आए और एक एक करके ऐसी ही अजीबोगरीब समस्याएं बताने लगे। एक ने कहा कि सारे कुत्ते अब सिर्फ 3 पैरों पर चल रहे हैं। दूसरे ने कहा कि सभी गायें अब इंसानों की भाषा समझने लगी हैं। तीसरे ने कहा कि राज्य की सभी बकरियां अब पेड़ों पर चढ़ रही हैं। अब तक अकबर खुद को गंभीर रखने की बहुत कोशिश कर चुके थे, लेकिन यह सब सुनकर वे हंसी नहीं रोक सके और जोर जोर से हंसने लगे। जब अकबर ने अपनी हंसी संभाली तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, यह सब तुम्हारी योजना थी, है ना? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मेरी योजना सिर्फ इतनी थी कि आपको हंसाया जाए। आपको खुश देखना पूरे राज्य के लिए बहुत जरूरी है। और खुशी के लिए कभी कभी बिना वजह की हंसी भी जरूरी होती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में सबसे चतुर हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता ही नहीं बल्कि तुम्हारा हंसी ठिठोली करने का तरीका भी लाजवाब है। तुमने मुझे बहुत आनंद दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हंसी और खुशी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जब जीवन में परेशानियां आए तो कभी कभी हंसने और दूसरों को हंसाने के तरीके भी ढूंढने चाहिए। बीरबल और अनोखी गिनती। जब बीरबल ने अकबर को चौंका दिया। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में अपने सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया। जब सब इकट्ठे हो गए तो उन्होंने एक अजीब सा सवाल पूछ दिया, बताओ, इस शहर में कुल कितने कौए हैं? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को इस सवाल का जवाब नहीं सूझ रहा था। कोई सोचने लगा कि पूरे शहर के कौओं को गिनना तो नामुमकिन है। कुछ ने तो यह सोचकर सिर ही झुका लिया कि वे इस सवाल का उत्तर कभी नहीं दे पाएंगे। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बिना कुछ सोचे समझे बोले, जहांपनाह, इस शहर में कुल 23,489 कौए हैं। बीरबल का उत्तर सुनते ही दरबारियों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं।
किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीरबल इतनी जल्दी कोई जवाब दे देंगे। अकबर भी हैरान होकर बोले, बीरबल, तुम्हें यह संख्या कैसे पता चली? तुमने गिनती कब की? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, अगर आपको मेरी गिनती पर शक है तो आप खुद शहर में जाकर कौओं की गिनती करवा सकते हैं। अगर आपको ज्यादा कौए मिलें तो समझ लीजिए कि कुछ कौए हमारे पड़ोसी राज्यों से यहाँ घूमने आए होंगे, और अगर कम मिले तो शायद कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर गए होंगे। बीरबल की इस बात पर अकबर और दरबार के सभी लोग हंस पड़े। अकबर खुश होकर बोले, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं। तुमने फिर से अपनी चतुराई से हमें चौंका दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी समस्याओं का हल तर्क से नहीं बल्कि चतुराई और हाजिर जवाबी से भी निकाला जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने यह साबित कर दिया कि हर सवाल का जवाब देने के लिए गणना से ज्यादा समझदारी की जरूरत होती है। बीरबल और खोया हुआ हीरा। जब बीरबल ने चोर को पकड़ने की अनोखी तरकीब निकाली। बादशाह अकबर के दरबार में आए दिन नए नए मामले आते रहते थे, लेकिन एक दिन एक ऐसा मामला आया जिसने पूरे महल को हिलाकर रख दिया। महारानी का सबसे अनमोल हीरा कहीं खो गया था। यह कोई साधारण हीरा नहीं था, बल्कि वह अकबर ने महारानी को खास तोहफे में दिया था। महारानी की चिंता। जब महारानी को पता चला कि उनका कीमती हीरा गायब हो गया है तो वे बहुत परेशान हो गईं। उन्होंने तुरंत अकबर से इसकी शिकायत की। अकबर भी यह सुनकर चिंतित हो गए और उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को महल की तलाशी लेने का आदेश दिया। कई घंटों की खोजबीन के बाद भी हीरा नहीं मिला। अब शक महल के नौकरों और दरबारियों पर था। बीरबल की एंट्री। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि चोर को कैसे पकड़ा जाए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, महल के अंदर हीरा चोरी हो गया है। यह तय है कि इसे महल के किसी व्यक्ति ने ही चुराया है। तुम्हें इसे खोजकर लाना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह काम थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं। मैं चोर को पकड़ने के लिए एक अनोखी योजना बनाऊंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने महल के सभी सेवकों और दरबारियों को खुले मैदान में इकट्ठा होने का आदेश दिया। जब सब लोग आ गए तो उन्होंने घोषणा की, मैं जानता हूं कि हीरा यहीं किसी के पास है। अगर चोर खुद आकर कबूल कर ले तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। अब बीरबल ने अपनी चाल चली। उन्होंने सबको एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है। यह जादुई लकड़ी है। इस लकड़ी को चोर के पास रखने से यह रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। चोर का पर्दाफाश। सभी लोग लकड़ियां लेकर अपने अपने कमरों में चले गए। चोर भी बहुत घबराया हुआ था। उसे लगा कि अगर उसकी लकड़ी सच में लंबी हो गई तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि वह पहचान में न आ सके। अगले दिन सभी लोग फिर से मैदान में इकट्ठा हुए। बीरबल ने सबकी लकड़ियां देखीं और तुरंत चोर को पकड़ लिया। अकबर हैरान रह गए और बोले, बीरबल, यह तुमने कैसे किया? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यह लकड़ी कोई जादुई नहीं थी। असल में लकड़ी का बढ़ना नामुमकिन था। लेकिन जो चोर था उसने डर के मारे अपनी लकड़ी को छोटा कर दिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अकबर की प्रसन्नता। अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने चोर को सजा सुनाई। महारानी का हीरा भी मिल गया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। डर हमेशा चोर को गलती करने पर मजबूर कर देता है।
बीरबल और ठगों की टोली। जब बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। बादशाह अकबर के राज्य में बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में थी। चाहे कोई भी समस्या हो, बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से हर बार हल निकाल लेते थे। लेकिन एक दिन एक ऐसी समस्या सामने आई जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। अकबर के राज्य में कई दिनों से ठगों की एक टोली सक्रिय थी। ये ठग रात में लोगों के घरों में चोरी कर लेते थे और दिन में आम नागरिकों की तरह घूमते थे। कई बार सिपाहियों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे हर बार बचकर निकल जाते थे। राज्य के लोग डरे हुए थे और कई व्यापारियों ने राजा से शिकायत की। जब अकबर को इस बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ये ठग हमारे राज्य में अराजकता फैला रहे हैं। अगर जल्द ही इनका समाधान नहीं किया गया तो लोग डर के मारे व्यापार बंद कर देंगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, चिंता मत कीजिए। मैं इन ठगों को पकड़ने के लिए एक चालाक योजना बनाऊंगा। बीरबल ने शहर में घोषणा करवाई कि बादशाह अकबर ने राज्य के सबसे बुद्धिमान और चालाक लोगों को दरबार में सम्मानित करने का फैसला किया है। जो भी खुद को सबसे अधिक चतुर समझता है, उसे महल में बुलाया जाएगा और उसे पुरस्कार मिलेगा। बीरबल को यकीन था कि ठग खुद को सबसे चालाक समझते हैं और पुरस्कार के लालच में वे खुद ही दरबार में आ जाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। ठगों की टोली ने सोचा कि यह उनके लिए एक शानदार मौका है। उन्होंने सोचा, अगर हम सबसे चालाक हैं तो हमें ही यह पुरस्कार मिलना चाहिए। अगले ही दिन ठग अच्छे कपड़े पहनकर दरबार में पहुंचे और अपने अपने नाम दर्ज करवा लिए। बीरबल ने उन्हें बड़े सम्मान से बैठने के लिए कहा और मुस्कुराते हुए बोले, आप सभी बहुत ही चतुर व्यक्ति हैं और इस राज्य के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक हैं। लेकिन असली चतुराई की पहचान करने के लिए एक आखिरी परीक्षा होगी। बीरबल ने सभी ठगों को एक बड़े हॉल में बैठा दिया और आदेश दिया कि हर एक को अलग अलग कमरे में ले जाया जाए। फिर उन्होंने सैनिकों को पहले से तैयार रहने को कहा। बीरबल ने ठगों से एक एक कर सवाल पूछना शुरू किया। आपने अपनी बुद्धिमत्ता कैसे साबित की है? क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जिससे यह साबित हो कि आप बाकी लोगों से अधिक चालाक हैं? पहले तो ठग डर गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यह उनकी चतुराई दिखाने का सही मौका है। वे एक एक करके अपने कारनामे बताने लगे। पहले ठग ने कहा, मैंने इतनी सफाई से चोरी की है कि आज तक कोई मुझे पकड़ नहीं पाया। दूसरे ठग ने गर्व से कहा, मैंने कई व्यापारियों को अपनी बातों में फंसाकर उनका धन लूट लिया। तीसरे ठग ने कहा, मैंने एक बार सिपाहियों को भी चकमा दे दिया था। बीरबल यह सुनकर मुस्कुरा दिए और दरबार के बाहर खड़े सैनिकों को इशारा कर दिया। जैसे ही ठगों ने अपनी चालाकी की कहानियां सुनाई, सैनिकों ने दरबार में प्रवेश किया और सभी ठगों को पकड़ लिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने कमाल कर दिया। ये ठग खुद ही अपने अपराध कबूल कर बैठे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ठग खुद को सबसे चालाक समझते हैं और जब किसी चालाक व्यक्ति को अपनी चतुराई दिखाने का मौका दिया जाता है तो वह खुद अपनी असली पहचान बता ही देता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और ठगों को उचित सजा देने का आदेश दिया। राज्य के नागरिक बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल का धन्यवाद किया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली चतुराई सिर्फ दूसरों को धोखा देने में नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी में होती है। किसी भी अपराधी को उसकी अपनी ही गलती में फंसाया जा सकता है, बस सही योजना की जरूरत होती है। बीरबल और बोलने वाले तोते की गुत्थी। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया और हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, मैंने एक अनोखा तोता पाला है जो इंसानों की तरह बोलता है।
लेकिन बीते कुछ दिनों से वह चुप हो गया है। न खाने की मांग करता है, न कुछ बोलता है। मैंने कई विद्वानों और पक्षी विशेषज्ञों को बुलाया, लेकिन कोई इसका हल नहीं निकाल सका। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे न्याय दिलाएं। अकबर ने दरबार में मौजूद दरबारियों की ओर देखा और बोले, क्या कोई इस गुत्थी को सुलझा सकता है? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं सूझा। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे इस मामले की जांच के लिए कुछ समय चाहिए। बीरबल व्यापारी के घर पहुंचे और तोते को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने पाया कि तोता स्वस्थ दिख रहा था, लेकिन किसी कारणवश उसने बोलना बंद कर दिया था। बीरबल को शक हुआ कि कहीं किसी ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर तो नहीं किया। उन्होंने व्यापारी से कुछ सवाल पूछे, क्या इस तोते को किसी ने डराया था? व्यापारी ने सिर हिलाया, नहीं हुजूर। बीरबल ने थोड़ा और निरीक्षण किया और फिर चुपचाप एक योजना बनाई। बीरबल ने अपने कुछ सेवकों को बुलाया और कहा, इस पिंजरे को अच्छे से ढक दो और इसे महल ले चलो। जब तोते को महल ले जाया जाने लगा, तभी अचानक वह जोर से चिल्लाया, मुझे यहां से मत ले जाओ, मैं सब सच बता दूंगा। सभी लोग चौंक गए। तोते ने बोलना शुरू कर दिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या जादू किया तुमने? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह तोता स्वार्थी और चालाक था। इसे अपने आराम की आदत थी और यह अपनी इच्छा से ही बोलता था। जब इसे लगा कि इसे कहीं और ले जाया जा रहा है, तब इसे अपने आराम की चिंता हुई और इसने बोलना शुरू कर दिया। व्यापारी को भी अब समझ में आ गया कि उसका तोता कोई बीमारी या डर की वजह से नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के कारण चुप था। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी लोग या प्राणी अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हैं और जब उन्हें अपना नुकसान दिखता है, तभी वे सच बोलते हैं। बीरबल का रहस्यमयी गणित। जब बीरबल ने जादुई गणित से समस्या हल की, एक दिन दरबार में एक गणितज्ञ आया, जिसने दावा किया कि उसकी गणनाएं इतनी जटिल हैं कि कोई उन्हें हल नहीं कर सकता। अकबर ने दरबार में उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया और बीरबल को बुलवाया। गणितज्ञ ने दरबार में खड़े होकर कहा, जहांपनाह, मैं एक कठिन प्रश्न पूछूंगा। यदि कोई इसे हल कर ले तो मैं अपनी हार मान लूंगा, लेकिन अगर कोई उत्तर न दे सका तो मुझे दरबार के सबसे विद्वान व्यक्ति का दर्जा दिया जाएगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहांपनाह, मुझे चुनौती स्वीकार है। गणितज्ञ ने एक प्रश्न रखा, अगर एक किसान के पास 17 ऊँट हों और वह उन्हें अपने 3 बेटों में इस प्रकार बांटना चाहता हो कि सबसे बड़े बेटे को ऊँटों का आधा हिस्सा मिले, दूसरे को 1/3 और सबसे छोटे को 1/9 हिस्सा, तो ऊँटों का सही बंटवारा कैसे होगा? दरबार में मौजूद सभी लोग सोच में पड़ गए। किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझ रहा था, क्योंकि 17 को इन भागों में बांटने पर ऊँटों को तोड़ना पड़ता। बीरबल का जादुई गणित। बीरबल थोड़ी देर सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह तो बहुत आसान है। बस एक ऊंट और जोड़ दिया जाए। अकबर चौंके और बोले, एक ऊंट जोड़ने से क्या होगा? बीरबल ने आगे समझाया, अब कुल ऊंट 18 हो गए। अब इन्हें बांटते हैं। सबसे बड़े बेटे को आधे ऊंट मिलने चाहिए, यानी 18 दो 9 ऊंट। दूसरे बेटे को 1/3 मिलने चाहिए, यानी 18 3 6 ऊंट। सबसे छोटे बेटे को 1/9 हिस्सा मिलना चाहिए, यानी 18 9 2 ऊंट। अब 9 + 6 + 2 17 ऊंट हो गए।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब जो 18वां ऊंट बचा उसे वापस ले लिया जाए। दरबारियों ने गिनती की और देखा कि वास्तव में ऊंट सही तरीके से बंट गए थे और कोई भी ऊंट आधा नहीं करना पड़ा। गणितज्ञ दंग रह गया और बोला, बीरबल, तुमने न केवल मेरी चुनौती स्वीकार की बल्कि इसे इतने आसान तरीके से हल भी कर दिया। मैं अपनी हार मानता हूँ। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम सच में चमत्कारी बुद्धि के धनी हो। गणित के सवाल को इतनी सरलता से हल करने का तरीका हमने पहले कभी नहीं देखा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्या कितनी भी जटिल क्यों न हो, अगर हम सही दृष्टिकोण और बुद्धिमत्ता से सोचें तो हल अवश्य निकलता है। अनमोल वरदान भाग 2। जब लालच ने फिर दस्तक दी। राजा विक्रमसेन के जीवन में बड़ा बदलाव आया था। वह अब पहले की तरह धन और सोने के पीछे नहीं भागते थे। उन्होंने महल और अपने राज्य के लोगों का ध्यान रखना शुरू किया। वह गरीबों की मदद करते, दान करते और सबके सुख दुख में शामिल होते। राजा का जीवन सुखी हो गया था, लेकिन लालच इतनी आसानी से नहीं छूटता। एक दिन महल में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया। वह यात्री बहुत बुद्धिमान और प्रभावशाली लग रहा था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप बहुत दयालु हो गए हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कि अगर आपके पास अनगिनत सोना होता तो आप उससे और अधिक लोगों की मदद कर सकते थे। राजा थोड़ा सोच में पड़ गए। यात्री ने अपनी बात जारी रखी, आपका खजाना फिर से भर सकता है। मैं आपके लिए एक और वरदान ला सकता हूँ, लेकिन इस बार यह पिछले वरदान से भी अधिक शक्तिशाली होगा। राजा को पुरानी बातें याद आईं, लेकिन लालच फिर से उनके मन में धीरे धीरे जगह बनाने लगा। उन्होंने यात्री से पूछा, कैसा वरदान? यात्री ने रहस्यमय मुस्कान दी और बोला, इस बार आपको सोना छूने की जरूरत नहीं होगी। जिस भी चीज को आप देखेंगे वह सोने में बदल जाएगी। राजा का मन डगमगाने लगा। उन्होंने सोचा, अगर यह सच हो जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा बन जाऊंगा और इस बार मुझे अपनी बेटी को छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राजा ने वरदान स्वीकार कर लिया। यात्री ने एक मंत्र पढ़ा और राजा को वरदान दे दिया। अब राजा जहां भी अपनी नजरें घुमाते वहां की चीजें सोने में बदल जातीं। उन्होंने खुशी खुशी अपनी गद्दी पर नजर डाली, वह तुरंत सोने की बन गई। उन्होंने दीवारों को देखा, पूरा महल सोने में बदल गया। राजा बहुत खुश हुए, लेकिन फिर समस्या शुरू हुई। उन्होंने भोजन को देखा, वह भी सोने का हो गया। उन्होंने अपनी बेटी को देखा, वह भी सोने की मूर्ति बन गई। उन्होंने अपनी प्रजा को देखा, पूरा राज्य सोने का हो गया। अब राजा के पास सब कुछ था, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचा था। राजा बिलख बिलख कर रोने लगे। उन्होंने यात्री को बुलाया, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। तभी अचानक महल में एक रोशनी चमकी और वही महात्मा साधु प्रकट हुए, जिन्होंने पहले राजा को सबक सिखाया था। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि सोना असली सुख है? राजा ने रोते हुए कहा, महात्मा, मैंने फिर से वही गलती कर दी। मुझे अब समझ आ गया कि सोने से बढ़कर जीवन और प्रेम होता है। कृपया सब कुछ पहले जैसा कर दीजिए। साधु ने राजा को क्षमा किया और उनकी आंखों से जादू हटा दिया। अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। महल फिर से वैसा ही बन गया। प्रजा जीवित हो गई और उनकी बेटी भी मुस्कुराते हुए दौड़कर उनके गले लग गई। एक लालच का कोई अंत नहीं होता, यह बार बार वापस आता है। दो, दूसरों की भलाई का बहाना बनाकर भी लालच को सही नहीं ठहराया जा सकता। 3, संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रेम, परिवार और जीवन होता है। बीरबल और अनोखा सवाल। जब अकबर खुद फंस गए। बादशाह अकबर को बीरबल की चतुराई पर बहुत गर्व था,
लेकिन वे हमेशा उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए नए नए सवालों के साथ आते रहते थे। एक दिन अकबर ने सोचा कि वे बीरबल से ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका उत्तर देना असंभव हो। अकबर की नई चुनौती। एक सुबह दरबार में अकबर ने सभी मंत्रियों और दरबारियों के सामने घोषणा की, आज मैं बीरबल से एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जिसका जवाब देना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर बीरबल इसका उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें अपनी हार माननी होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। बताइए क्या सवाल है? अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और बोले, बीरबल, मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन से काम में लगे हुए हैं। बीरबल का सोचने का ढंग। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं कुछ दिनों में आपके सवाल का जवाब दूंगा। अकबर को यकीन था कि इस सवाल का कोई सटीक जवाब नहीं हो सकता, इसलिए वे संतुष्ट होकर बैठ गए। बीरबल की योजना। बीरबल ने यह साबित करने के लिए एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने शहर में कुछ लोगों को नियुक्त किया और उन्हें विशेष काम दिया। उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि जब भी कोई व्यक्ति उनके पास आए तो वे उससे अजीब-अजीब मांग करें। इसके बाद बीरबल सीधा अकबर के पास गए और कहा, जहांपनाह, यदि आपको मेरे उत्तर की सच्चाई देखनी है तो आपको मेरे साथ नगर भ्रमण करना होगा। अकबर इस दिलचस्प खेल को देखने के लिए तैयार हो गए और वे भेष बदलकर बीरबल के साथ नगर में घूमने निकल पड़े। सच का खुलासा। पहले वे एक व्यापारी की दुकान पर गए। अकबर ने देखा कि व्यापारी एक ग्राहक से बहस कर रहा था। अकबर ने व्यापारी से पूछा, तुम किस काम में सबसे ज्यादा व्यस्त रहते हो? व्यापारी ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरा आधा समय ग्राहकों को समझाने में चला जाता है कि मेरी चीजें असली हैं और मैं उन्हें धोखा नहीं दे रहा। फिर वे एक साहूकार के पास गए। साहूकार ने कहा, मुझे दिन भर लोगों को यह विश्वास दिलाने में समय लग जाता है कि मैं उनका पैसा डूबने नहीं दूंगा। इसके बाद वे एक वकील के पास पहुंचे। वकील ने कहा, मुझे दिन भर झूठ और सच का खेल खेलना पड़ता है ताकि मेरे मुवक्किल को न्याय मिल सके। सबसे अनोखा उत्तर। अंत में वे एक साधु के पास गए जो बड़े ध्यान में बैठे हुए थे। अकबर ने उनसे पूछा, महात्मा जी, आप दिन भर क्या काम करते हैं? साधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे दिन भर लोगों को यह यकीन दिलाने में समय लगाना पड़ता है कि यह दुनिया मोहमाया से भरी हुई है और इसे छोड़कर शांति पानी चाहिए। लेकिन कोई भी मेरी बात मानता नहीं। अब अकबर को एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग एक ही काम में लगे हुए हैं, दूसरों को यह यकीन दिलाने में कि वे सही हैं। अकबर की स्वीकृति। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को मान लिया और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। यह सच है कि दुनिया में हर कोई किसी न किसी को अपने पक्ष में करने में ही व्यस्त रहता है। अकबर ने खुश होकर बीरबल को सोने की मुद्राएं इनाम में दी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी को अपनी बात मनवाने में लगा रहता है, लेकिन सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो समझदारी से दूसरों की चाल को समझ ले। कौन सबसे बड़ा दरबारी? बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, बताओ, मेरे दरबार में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण दरबारी कौन है? दरबारियों ने तुरंत कहना शुरू कर दिया, जहांपनाह, मैं हूं, क्योंकि मैं आपके फैसलों को सबसे पहले लागू करता हूं। नहीं, मैं हूं, क्योंकि मैं राज्य के लिए सबसे अधिक कर वसूलता हूं। जहांपनाह, मैं हूं, क्योंकि मैं आपकी सेना का सबसे बहादुर सेनापति हूं। दरबार में हर कोई अपनी अपनी योग्यता गिनाने लगा, लेकिन अकबर इन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए।
उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल तुम बताओ, दरबार में सबसे बड़ा दरबारी कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह सवाल जितना सरल लगता है उतना है नहीं। इसका उत्तर देने से पहले मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया और बीरबल को समय दे दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और उन्होंने एक दिलचस्प प्रयोग करने की अनुमति मांगी। अकबर ने खुशी खुशी इजाजत दे दी। बीरबल ने दरबार के सभी दरबारी बुलाए और उन्हें एक कतार में खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने एक मजबूत रस्सी मंगवाई और उसे अकबर के सिंहासन के चारों ओर बांध दिया। बीरबल बोले, अब यह रस्सी किसी को नहीं लांघनी है। जो इसे पार करेगा वही सबसे बड़ा दरबारी कहलाएगा। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई भी राजा के सिंहासन के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि यह उनका अपमान माना जाएगा। लेकिन तभी कुछ मिनटों बाद एक छोटा सा कुत्ता दौड़ता हुआ आया और बिना हिचकिचाए रस्सी पार कर सिंहासन के पास जाकर बैठ गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही सबसे बड़ा दरबारी है। अकबर हैरान रह गए और बोले, बीरबल तुम यह क्या कह रहे हो? एक कुत्ता सबसे बड़ा दरबारी कैसे हो सकता है? बीरबल ने आदरपूर्वक कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा दरबारी वही होता है जो बिना किसी डर के और बिना किसी स्वार्थ के अपने राजा के सबसे करीब होता है। ये दरबारी तो आपके सिंहासन के पास आने से भी डर गए, लेकिन यह कुत्ता निडर होकर आपके पास आया। इसका मतलब यह हुआ कि यह न तो लोभ करता है, न डरता है, और केवल अपने राजा की सेवा में रहता है। अकबर यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए और हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक साधारण बात को भी चतुराई से समझाया। यही कारण है कि तुम मेरे सबसे बड़े दरबारी हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा और सबसे बड़ा सेवक वही होता है जो निडर होकर अपने राजा या मालिक की सेवा करे।